Hello, dear students. Myself Ankit Agrawal from Vedit Commerce Classes. आज हम आप लोगों के लिए आपका बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 3 लेकर आए हैं, जिसका नाम है बिजनेस एनवायरनमेंट। तो इससे पहले हम आपके लिए 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें पहला चैप्टर फर्स्ट चैप्टर जो हमने किया था नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, और सेकंड किया था प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो इस वीडियो को देखने के अलावा आप हमारी दूसरी वीडियोज़ भी देखते रहें, क्योंकि आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं है। आज जो डेट है हमारी वो है 23 मई, और आप लोगों के पास केवल 8 दिन इस मंथ में रह गए हैं। 1 महीना जून का है और 7-8 दिन आपके जुलाई में रहेंगे, बल्कि जुलाई वाले टाइम को तो हमें केवल रिवीजन के लिए रखना चाहिए। तो आपके पास केवल करीब 38 डेज है, आप ये मान के चलिए। तो 38 डेज में आप लोगों को ये सारे चैप्टर्स कवर करने हैं, केस स्टडीज़ कवर करनी है, और उसके बाद मैं आप लोगों के लिए जो प्रैक्टिस सेट लेके आने वाला हूँ, प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ, जिसमें मैं आप लोगों के लिए 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन भी कराऊँगा, आपको केस स्टडीज़ की भी प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। तो लगातार हमारे चैनल पर बने रहिए, और आप लोगों के लिए फ्री में मैं आपके लिए इतना सब कुछ कर रहा हूँ, आपको फ्री चैनल प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, क्लासमेट्स, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आप लोगों का मुझे लगे कि हाँ, आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं मुझे, तो मैं आप लोगों के लिए और ज़्यादा मेहनत करूँ। अगर आप मेहनत करवाना चाहते हो, ज़्यादा मटेरियल चाहते हो, तो ज़रूरी है कि आप मुझे अपना इंटरेस्ट शो करें। मुझे लगेगा कि हाँ, आप लोग इंटरेस्टेड हैं, तो मैं आप लोगों के लिए और भी ज़्यादा बेटर चीज़ें लेके आऊँगा। और मुझे लगेगा कि आप लोग इंटरेस्टेड नहीं है, तो फिर मुझे मेहनत करने में मज़ा नहीं आएगा। तो फिर मैं अपने वापस जो दूसरे वीडियोज़ बना रहा हूँ दूसरी क्लास सब्जेक्ट्स के, अकाउंट और इकोनॉमिक्स के, मैं उन्हीं पर फोकस करूँगा। ठीक है, तो इसलिए मुझे बताइए अगर आप इंटरेस्टेड हैं, तब मैं आगे बनाऊँगा, अदरवाइज बेकार है मेरा मेहनत करना। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट। तो सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है। तो देखिए, बिजनेस एनवायरनमेंट को जानने के लिए ज़रूरी है कि आप जानें एनवायरनमेंट को। एनवायरनमेंट क्या होता है? एनवायरनमेंट जिस भी प्लेस पर हम रहते हैं, उसके चारों ओर जो भी चीज़ें होती हैं उनको हम एनवायरनमेंट कहते हैं। जैसे हमारे चारों ओर हवा है, एयर है, फिजिकल बिल्डिंग्स हैं, खेत हैं, जंगल है, पेड़ पौधे हैं। ठीक है, यानी जो भी है सब कुछ जो हमें चारों तरफ से कवर करके रखा हुआ है जिस चीज़ ने, वो सब हमारे लिए एनवायरनमेंट होता है। इसी तरह बिजनेस के लिए भी, बिजनेस को जो भी चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं, या बिजनेस के जो आसपास की चीज़ें हैं जो बिजनेस को किसी ना किसी तरह से इफ़ेक्ट करती हैं, उन सब के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। देखिए अभी यहाँ पे क्या कह रहा है, द टर्म बिजनेस एनवायरनमेंट मीन द सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, institutions and other forces that are outside the control of a business enterprises but they may affect its performance। यानी क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट टोटल किस चीज़ का है? वो सभी इंडिविजुअल, वो सभी इंस्टीट्यूशन और अदर फोर्सेज, जो भी दूसरी चीज़ें हैं जो कि बिजनेस के कंट्रोल से पूरी तरह से बाहर है, लेकिन बिजनेस की या ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को इफेक्टेड करती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। द इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल एंड अदर फोर्सेज विच ऑपरेट आउटसाइड अ बिजनेस एंटरप्राइज ऑल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, इकोनॉमिक फोर्सेज, सोशल फोर्सेज, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल और जो भी अदर फोर्सेज है जो किसी भी ना तरह से बिजनेस को बाहर से इफेक्ट करती हैं, तो वो भी हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट होता है। आगे क्या कह रहा है, the organization must sorry the organization must be aware of the external forces and institution and must be dynamic to adapt itself to the changing external environment। यानी जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, उससे जो हमारे बाहर, बिजनेस के बाहर या एंटरप्राइज के बाहर जो भी चेंजेज हो रहे हैं एनवायरनमेंट के, तो उनके प्रति एक्टिव रहना चाहिए, और जो भी चेंज है उसको एडप्ट करने के लिए भी रेडी रहना चाहिए।
थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है ये, द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट सेट गोल्स एंड फॉर्मुलेट प्लान्स एंड प्रोसीजर बेस्ड ऑन द चेंजिंग एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट। देखिए ये कह रहा है कि बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन को जो भी वो अपने गोल्स सेट करता है या फिर ऑब्जेक्टिव सेट करता है, वो उन आपका जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है जो बिजनेस की परफॉर्मेंस को इफेक्ट कर सकता है, उन सब चीज़ों के इफेक्ट को ध्यान में रखते हुए ही सेट करने चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग प्लान तैयार किए जाने चाहिए। ठीक है, अब हम बात करें फीचर्स। तो देखिए फीचर्स ये हैं आपके लिए, इनको मैं एक एक करके पॉइंट को डिस्कस करूँगा। उससे पहले आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, टोटल हमारे यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 फीचर्स हैं। तो चलिए एक एक करके मैं आपको ये एक्सप्लेन करना शुरू कर देता हूँ। तो देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है ये, फर्स्ट पॉइंट क्या है, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज, यानी बिजनेस एनवायरनमेंट इज द सम टोटल ऑफ द ऑल फोर्सेज एंड फैक्टर्स एक्सटर्नल टू अ बिजनेस फर्म। यानी क्या कह रहा है यहाँ पे, बिजनेस एनवायरनमेंट वो सब चीज़ों का सामने टोटल है जो कि बिजनेस के बाहर के हैं, जो बिजनेस के अंदर नहीं है और इस पर जिसका पर बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक है, उनका टोटल है ये। एक मिनट, हाँ जी। सेकंड है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेज। ये कह रहा है बिजनेस को जो इफेक्ट करने वाली जो फोर्सेज है एनवायरनमेंट की, वो स्पेसिफिक पर्पज, वो स्पेसिफिक भी हो सकती हैं और जनरल भी हो सकती हैं। यानी जनरल फोर्सेज उनको कहा जाता है जो हर बिजनेस को इफेक्ट करती हैं, और स्पेसिफिक उनको बोला जाता है जो किसी को इफेक्ट करती हैं। जैसे देखिए क्या कह रहा है, बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड बोथ स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेज। स्पेसिफिक फोर्सेज इंक्लूड्स इन्वेस्टमेंट, कंपटीटर्स, customers etc who influence business firm directly, while general forces include social, political, economic, legal and technological condition which affect a business firm indirectly। यानी जो हमने ऊपर की बात की, जो स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो किसी को इफेक्ट कर रहे हैं, वो डायरेक्ट इफेक्ट डालते हैं। यानी जिसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा उसमें चांस है कि वो ज़्यादा ग्रोथ करे, जिसके कॉम्पिटिटर्स ज़्यादा होंगे वो प्रॉफिट कम कमाएगा, जिसके कॉम्पिटिटर कम होंगे वो ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगा। ठीक है, कस्टमर किसके पास ज़्यादा है, वो ये सब डायरेक्ट इफेक्ट डालते हैं। लेकिन जो दूसरी चीज़ें हैं आपके इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल, ये सारी जो चीज़ें हैं, लीगल, ये सब क्या है, ये सभी पे इफेक्ट डालती हैं, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से। डायरेक्टली हमें नहीं पता चलेगा कि हमारे बिजनेस पे इनका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली ये सभी तरह के बिजनेस पे इफेक्ट डालती है। नेक्स्ट है आपका इंटर relatedness। डिफरेंट एलिमेंट और पार्ट ऑफ अ बिजनेस एनवायरनमेंट आर क्लोजली इंटर रिलेटेड। ये कह रहा है जितने भी एनवायरनमेंट की फोर्सेज हैं, जो फैक्टर्स हैं, वो आपस में एक दूसरे से किसी ना किसी तरह से इंटर रिलेटेड होते हैं। फॉर एग्जांपल, इंक्रीज्ड अवेयरनेस फॉर हेल्थ केयर हैज रेज्ड द डिमांड फॉर हेल्दी ऑयल, फ्री फूड एंड हेल्दी लाइफ स्टाइल। अब देखिए इससे क्या हुआ, जैसे ये कह रहा है कि हेल्दी लाइफ जीने के लिए इच्छा जो जगी है लोगों में हेल्थ केयर के लिए। अब जैसे इस समय कोरोना चल रहा है, तो कोरोना के लिए क्या एक तरह के सोशल फैक्टर है, लेकिन इस सोशल फैक्टर ने क्या किया, जो हेल्थ केयर से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, चाहे आपका सैनिटाइज़र है, मास्क है, या जो भी दूसरी चीज़ें हैं, उनकी डिमांड बढ़ा दी ऑटोमेटिकली। तो वो जो बिजनेस था, उन बिजनेस को इसने इनडायरेक्टली इफेक्टेड कर दिया और उनकी डिमांड बढ़ गई, तो वो लोग अच्छा प्रॉफिट इस समय अर्न कर रहे हैं। चाहे वो डॉक्टर हो, मेडिकल सर्विसेज हो, या जो भी हेल्थ केयर से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, वो सभी इस समय अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं। तीसरा है अगला है डायनामिक। डायनामिक का मतलब है जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो डायनामिक होता है। डायनामिक का मतलब मैंने आपको पिछले लेक्चर में ही बताया था कि डायनामिक का मतलब होता है कि जिस चीज़ में चेंज होते हैं उसको हम कहते हैं डायनामिक, और जिस चीज़ में चेंज नहीं हो सकते उसको हम कहते हैं स्टैटिक। तो वही कह रहा है ये बिजनेस एनवायरनमेंट है वो डायनामिक होता है, इन विच इट कीप्स ऑन चेंजिंग विद द चेंज इन टेक्नोलॉजी, शिफ्ट इन कंज्यूमर प्रेफरेंस etc। यानी ये जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। किस चीज़ के इफेक्ट से, टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है, लोगों की प्रेफरेंस, लोगों की चॉइस, लोगों की टेस्ट चेंज होता रहता है, तो उसकी वजह से बिजनेस एनवायरनमेंट भी लगातार चेंज होता रहता है। नेक्स्ट, अनसर्टेनिटी, यानी बिजनेस एनवायरनमेंट को पूरी तरह से कोई एस्टिमेट नहीं कर सकता। इसमें अनसर्टेनिटी यानी अनिश्चितता रहती है, आप श्योर नहीं हो सकते कि आगे यही होगा। जैसे ये कह रहा है बिजनेस एनवायरनमेंट इज लार्जली अनसर्टेन
एज इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर हैपनिंग। यानी ये कह रहा है बहुत मुश्किल है कि फ्यूचर में क्या होगा उसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। सच एज फ्रिक्वेंट एनवायरमेंट चेंजेज इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी एंड फैशन इंडस्ट्री। देखिए टेक्नोलॉजी और फैशन यानी टेस्ट, लोगों की चॉइस, लोगों के प्रेफरेंस, ये लगातार बहुत तेज़ी से चेंज हो रहे हैं। आप मोबाइल में देख लीजिए, लगातार नई नई चीज़ें आ रही हैं, 4G 5G आ रहे हैं, एंड्रॉयड में नए नए वर्जन लेके आ रहे हैं, नए नए फीचर्स आ रहे हैं, नई नई एप्लीकेशंस आ रही हैं। तो वो क्या, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट लगातार हो रहा है। इसी तरह फैशन, लोगों के फैशन पुराना ख़त्म नहीं होता, दूसरे पहले दूसरा आ जाता है, ठीक है। तो लगातार चेंज आ रहे हैं इसमें। तो ये बिजनेस क्या है, अनसर्टेन है। आप पहले से इनका एक एस्टिमेट नहीं कर सकते, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि फ्यूचर में क्या होगा, कि लोगों को फ्यूचर में क्या चाहिए, ठीक है। आगे क्या कह रहा है अगले पॉइंट में, कॉम्प्लेक्सिटी। बिजनेस एनवायरनमेंट इज कॉम्प्लेक्स फिनोमेना which is easier to understand in parts but it is difficult to understand in totally. Since the business environment consists of various interrelated and dynamic forces, it is difficult to understand the constituents of a given environment. अब ये क्या कह रहा है कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो अपने आप में काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स का मतलब उलझा हुआ है एक तरह से काफ़ी। तो इसको हम पार्ट्स में अलग अलग, तो इसके इफेक्ट को हम स्टडी कर सकते हैं, लेकिन इसको एज ए होल हम इसकी पूरी स्टडी करके कोई आइडिया नहीं लगा सकते। जैसे पार्ट्स में तो हम ये कह सकते हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में जीएसटी आया तो इसका ये इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन जीएसटी से कहाँ कहाँ पे क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा, पूरे एनवायरनमेंट को किस तरह से डिपेंड करेगा, ये हम पूरी स्टडी इस तरह से एक बार में नहीं कर सकते, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। अगला क्या कह रहा है ये 7th में, रिलेटिविटी। बिजनेस एनवायरनमेंट इज ए रिलेटिव कॉन्सेप्ट whose impact differ from country to country, region to region and firm to firm। देखिए जैसा मैंने आपको ऊपर बताया था कि बिजनेस एनवायरनमेंट रिलेटिवली इसकी अगर हम बात करें तो ये कह रहा है कि इसका जो इम्पैक्ट है वो अलग अलग जगह पर, अलग अलग देश में, अलग अलग फर्म पर अलग अलग हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि सेम एनवायरनमेंट का हर फर्म पर सेम इफेक्ट पड़े, किसी पे ज़्यादा किसी पे कम पड़ता है। किसी के पास अच्छा मैनेजमेंट होता है तो वो उस इफेक्ट को झेलने के लिए पहले से तैयार होता है, उसकी प्लानिंग होती है। किसी किसी के पास मैनेजमेंट थोड़ा कम होता है प्रॉपर, तो वो उसकी वजह से उस पर इफेक्ट ज़्यादा पड़ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें अब हम, इम्पोर्टेंस क्या है भाई बिजनेस एनवायरनमेंट की। तो देखिए इसका भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आप इंटरेस्टेड है तो, ठीक है। मैं आगे बढ़ जाता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। चलिए हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं वापस। और देखिए इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। सबसे पहले क्या कह रहा है ये, बिजनेस एनवायरनमेंट enables the firm to identify opportunities to get the first mover advantage। अब देखिए इसमें सबसे पहला क्या है, जो बिजनेस एनवायरनमेंट है इसके हम स्टडी कर ही क्यों रहे हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करने का या बिजनेस एनवायरनमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में हम पहला बात करें तो सबसे पहला पॉइंट ये कह रहा है यहाँ पे ये कि बिजनेस एनवायरनमेंट की अगर कोई स्टडी कर ले तो अच्छा मैनेजमेंट वही कहलाता है जो बिजनेस एनवायरनमेंट के जो चेंज है उसके अंदर अब बिजनेस के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं उनको आइडेंटिफाई करें, और उनको आइडेंटिफाई करके सबसे पहले उन मौक़ों का जो अवसर है, जो अपॉर्चुनिटीज़ है, उनको पहले फ़ायदा उठा के फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले लें। फर्स्ट मूवर किसको कहा जाता है कि जो किसी अपॉर्चुनिटी को सबसे पहले पकड़ता है, सबसे पहले उस अपॉर्चुनिटी के अकॉर्डिंग काम कर लेता है, तो उसको हम कहते हैं फर्स्ट मूवर, ठीक है। जैसे ही क्या कह रहा है, एनवायरनमेंट प्रोवाइड वेरियस अपॉर्चुनिटीज फॉर बिजनेस सक्सेस, अंडरस्टैंडिंग इट हेल्प एन ऑर्गेनाइजेशन in identifying advantages, opportunities and exploiting benefit prior to competitor। तो जो सबसे पहले फर्स्ट मूवर जो होता है वो कंपटीशन से बच जाता है और अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकता है, क्योंकि जब तक दूसरे कॉम्पिटिटर आते हैं तब तक ये काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमा चुका होता है और अपना बिजनेस में ये पकड़ बना चुका होता है उस एरिया में, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉफिट हम बात करें इसकी, इट हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल, ठीक है। थ्रेट्स यानी खतरा, यानी बिजनेस एनवायरनमेंट में आपको चेंज हो रहे हैं तो आप जैसे अपॉर्चुनिटीज़ दिखती हैं उसी तरह से हो सकता है कि आपको लग रहा है कि ये चेंज हो रहा है तो इसकी वजह से हमारे बिजनेस के लिए ये खतरे हो सकते हैं। तो जो फर्म, अगर कोई फर्म अच्छा मैनेजमेंट है तो उसके लिए जब वो उन खतरों को भांप लेता है
पहले पकड़ लेता है और उन खतरों के अकॉर्डिंग अपने बिजनेस को में वो चेंज, जो रिक्वायर्ड चेंजेज होते हैं वो कर लेता है अपनी पॉलिसीज़ में, जिससे उस पर जो खतरे आते हैं, जो थ्रेट्स हैं या जो वार्निंग हैं एनवायरनमेंट से हमें मिलती हैं, उनको जल्दी समझ लेता है और उसके अकॉर्डिंग अपने बिजनेस को या एंटरप्राइज को चेंज करता है, जिसकी वजह से वो बिजनेस पे जो उस एनवायरनमेंट का नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है उसको कम से कम या मिनिमाइज कर सकता है। जैसे कह रहा है, एनवायरमेंटल अवेयरनेस कैन हेल्प मैनेजर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू आइडेंटिफाई वेरियस थ्रेट्स ऑन टाइम एंड सर्व एज एन अर्ली वार्निंग सिग्नल। फॉर एग्जाम्पल, बजाज ऑटो मेड कंसिडरेबल इम्प्रूवमेंट इन इट्स टू व्हीलर व्हेन अदर कंपनीज एंटर्ड द ऑटो इंडस्ट्री। तो अब देखिए इसने क्या किया कि जैसे ही बजाज जो ऑटो था, बजाज आपका स्कूटर आता था, बजाज की बाइक आती है, टू व्हीलर्स आते हैं, तो उन्होंने क्या किया कि जब सेम लाइन में यानी टू व्हीलर्स के क्षेत्र में दूसरी कंपनीज आ रही हैं, यानी कंपटीशन बढ़ रहा है हमारा, तो उन्होंने क्या किया कि जैसे दूसरी कंपनी आने चालू हुई, बजाज वाले ने अपने टू व्हीलर्स में और ज़्यादा फीचर्स बढ़ाने शुरू कर दिए, उनको इनोवेशन करना उसने चालू कर दिया ताकि कंपटीशन में वो टिका रहे, कस्टमर उसके बने रहे। ठीक है, तो जो खतरे आए, एक कंपटीशन आ रहा था, वो भी एक तरह से हमारे थ्रेट होता है, तो उन्होंने उसको पहले ही भांप लिया, तो उसको लिए उन्होंने अपने अकॉर्डिंग चेंज कर दिया। नेक्स्ट, इट हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। बिजनेस एनवायरनमेंट इज ए रिसोर्स ऑफ वेरियस रिसोर्सेज सच एज मैन, मशीन, मनी, रॉ मटेरियल, पावर etc टू अ बिजनेस फर्म। तो ये कह रहा है बिजनेस एनवायरनमेंट जो फैक्टर होते हैं, वेरियस रिसोर्सेज होते हैं, चाहे वो ह्यूमन हो, मशीन हो, मनी हो, रॉ मटेरियल हो, पावर हो, बिजनेस फर्मों को प्रोवाइड कराता है एनवायरनमेंट ही। तो ये कह रहा है बाई अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट एन एंटरप्राइज कैन डिजाइन पॉलिसीज टू एक्वायर द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज एंड कन्वर्ट दैम इनटू आउटपुट दैट एनवायरनमेंट डिजायर्स। यानी तो ये सारी चीज़ें जब हमें एनवायरनमेंट से मिलती हैं, तो ये कह रहा है कि इन चीज़ों को समझकर, एक बिजनेस एनवायरनमेंट को समझकर एक एंटरप्राइज अपनी पॉलिसीज उसी के अकॉर्डिंग डिजाइन कर सकता है। वो देख सकता है कि एनवायरनमेंट में हमारे लिए कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और उन रिसोर्सेज का यूज करके हम एनवायरनमेंट को क्या वापस दे सकते हैं। यानी हमारे लोग, बिजनेस का जो एनवायरनमेंट है, जो लोग हैं आसपास के, सोसाइटी है, उसको हम उसके बदले में क्या दे सकते हैं। इन सब चीज़ों का भी फायदा किससे मिलता है? हमें बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करने से। ठीक है, इसके बाद फोर्थ, इट हेल्प्स इन कॉपिंग विद रैपिड चेंजेज। तो मैंने जैसा बताया कि बिजनेस एनवायरनमेंट में लगातार चेंज हो रहे हैं, ये डायनामिक होता है नेचर में। तो ऐसे केस में क्या होगा कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट को इग्नोर करते हैं वो बिजनेस ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन जो बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंज के साथ साथ खुद को भी चेंज करते रहते हैं वो मार्केट में सर्वाइव कर जाते हैं और फाइनली प्रॉफिट भी अर्न कर लेते हैं। जैसे कह रहा है बिजनेस एनवायरनमेंट इज वेरी डायनामिक बट चेंजेज आर टेकिंग प्लेस एट अ फास्ट पेस। चेंजेस सच एज, देखिए, turbulent market conditions, less brand loyalty etc. In order to cope with significant changes, manager must understand, examine and develop a suitable course of action. तो मैंने जैसा क्या बताया कि जो भी चेंजेज आ रहे हैं अलग अलग, तो मैनेजमेंट की ये जिम्मेदारी है कि वो इन चेंजेज की स्टडी करे, उनको समझे, उनको एग्जामिन करे, एनालिसिस करे और उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं हम इन चेंजेस को निपटने के लिए, उसके लिए एक एक्शन तैयार करें। ठीक है, इसके लिए बाद है नेक्स्ट फिफ्थ है, इट हेल्प्स इन असिस्टिंग टू प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। तो जैसा भी हमने ऊपर बात की कि हम बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करके ही, जो अच्छे मैनेजर होते हैं, जो उनका अच्छा एक्सपीरियंस होता है, तो वो उस एनवायरनमेंट की ही स्टडी करते हैं और उसके अकॉर्डिंग उसमें चेंज लाने की कोशिश करते हैं, जिससे जो चेंज ला सकते हैं हम उसमें। और क्या कर सकते हैं कि हमारी जो प्लानिंग बनानी है, हमें प्लान करना है, पॉलिसीज बनानी है बिजनेस के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उनको तैयार करने में बिजनेस एनवायरनमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अब बिजनेस एनवायरनमेंट सपोर्ट में तो हम उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग करेंगे, हमारे अगेंस्ट जा रहा है बिजनेस का एनवायरनमेंट तो हम उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है और लास्ट पॉइंट है इसका इम्पोर्टेंस का, इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। तो बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करके, तो बिजनेस की जैसे हमने बात की, अपॉर्चुनिटीज को हम गेट करके अच्छा कर सकते हैं, खतरों से निपट सकते हैं, चेंजेस को चेंज कर सकते हैं। तो वो ये कह रहा है कि अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट को प्रॉपर तरीके से समझ सकते हैं या उस पर अच्छी स्टडी करते रहें, नज़र बनाए रखें, तो हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस है, मैनेजमेंट की जो परफॉर्मेंस है, वो और बेटर हो सकती है। जैसे कह रहा है द एंटरप्राइज
that continuously monitor the environment and adopt suitable business practices are the ones which are not only improve their performance but also continue to succeed in the market for a long period. तो जैसे मैंने कहा, जो मार्केट एनवायरनमेंट पर लगातार मॉनिटर करते हैं, नज़र बनाए रखते हैं, तो ऐसे लोग ना सिर्फ बिजनेस को इम्प्रूव करते हैं बल्कि मार्केट में लॉन्ग टर्म पीरियड तक टिके भी रहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करते हैं. ठीक है. अब हम बात करें डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, यानी बिजनेस एनवायरनमेंट में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं हम. तो देखिए, इसको पहले एक बार थोड़ा सा देखता हूँ, छोटा हो जाए तो हो गया. तो देखिए, ये हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट है, जिसे हम एलिमेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट भी कह सकते हैं. तो देखिए, यहाँ पे 5 तरह की एलिमेंट्स हैं जिसमें हम पूरे बिजनेस एनवायरनमेंट को डिवाइड कर सकते हैं. तो शुरू करें हम यहाँ से. सोशल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. आप इसको चाहे कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, ऐसा कोई सीरियल इसमें नहीं है. ठीक है. तो अगर आपसे कोई कहता है कि भैया पहले इकोनॉमी की लिखना है तो इकोनॉमी की लिखो, ऐसा कुछ नहीं है. आपको जो याद आ जाए बस इतना याद रखना है कि 5 एनवायरनमेंट है, 5 आपको याद होने चाहिए. ठीक है. इनके ऊपर केस स्टडी बन जाती है, इन एनवायरनमेंट के ऊपर. तो देखिए, अब मैं इसको थोड़ा सा जूम करके आपको शुरू करता हूँ आगे के टॉपिक. तो देखिए, सबसे पहले इसने चालू किया इकोनॉमिक एनवायरनमेंट से. तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट यानी जो भी हमारी देश की इकोनॉमी है, देश की नेशनल इनकम है, जो भी पॉलिसीज बनाई जाती हैं गवर्नमेंट के द्वारा इकोनॉमी से रिलेटेड, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होते हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है. जैसे अभी 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया गया इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो भी क्या है, एक इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है. तो उससे जो भी इफेक्ट पड़ेगा, तो अब हमें ये देखना है कि उसका इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा. तो इकोनॉमी पे जो इफेक्ट पड़ेगा वो हमारे बिजनेस पे भी इफेक्ट पड़ेगा. तो उसके अकॉर्डिंग हमें उस पर देखना. देखिए, ये क्या कह रहा है, इट हैज़ इमीडिएट एंड डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन ए बिजनेस. जैसे मैंने कहा ना कि इकोनॉमी में जो चेंज आएगा वो हमारे बिजनेस को भी इफेक्ट करेगा. तो वो डायरेक्ट इफेक्ट डालता है. रेट ऑफ इंटरेस्ट, इन्फ्लेशन रेट, चेंज इन डिस्पोजेबल इनकम ऑफ पीपल, मॉनेटरी पॉलिसी, स्टॉक मार्केट इंडिसेज आर सम इकोनॉमिक फैक्टर्स विच कुड इफेक्ट बिजनेस फॉर्म. तो देखिए, यहाँ पे क्या कहा इसने, इंटरेस्ट रेट जो बैंकों के द्वारा तय किया जाता है, जैसे आप पढ़ते होंगे, बैंक रेट, रेपो रेट, लोन की रेट, ये सब इंटरेस्ट रेट में. इन्फ्लेशन रेट, महंगाई का जो दर है उसकी बात करें. चेंज इन डिस्पोजेबल इनकम ऑफ पीपल, डिस्पोजेबल इनकम ऑफ पीपल का मतलब होता है वो इनकम जो टैक्स वगैरह देने के बाद लोगों के पास बच जाती है अपनी इनकम में से, उसको हम कहते हैं डिस्पोजेबल इनकम. तो इनकम ज़्यादा होगी लोगों की तो वो ज़्यादा डिमांड करेंगे. ठीक है. और मॉनेटरी पॉलिसी, ये मॉनेटरी पॉलिसी जो आरबीआई के द्वारा पॉलिसीज बनाई जाती हैं, ठीक है, मनी को बढ़ाने या घटाने के लिए, वो सब चीज़ें क्या हमारा इकोनॉमी का पार्ट है. जैसा आपने इकोनॉमिक्स में मनी एंड बैंकिंग वाले चैप्टर में पढ़ा भी होगा. ठीक है. तो बैंक के द्वारा जो भी रेट वगैरह बढ़ाए घटाए जाते हैं वो सब आपका मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट है. इसके अलावा यहाँ पे ये क्या कह रहा है, इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ द इकोनॉमिक फैक्टर रिजल्ट इन अपॉर्चुनिटी और कॉन्स्ट्रेंट ऑन अ बिजनेस एंटरप्राइज. तो देखिए, इकोनॉमिक फैक्टर में इंक्रीज होगा तो बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटीज होंगी, इकोनॉमिक फैक्टर्स कम होंगे तो वो कॉन्स्ट्रेंट या डिक्रीज की कंडीशन आपके लिए क्रिएट कर देगा. तो आई होप आपको इकोनॉमिक एनवायरनमेंट समझ में आ गया होगा. सेकंड हम बात करें सोशल एनवायरनमेंट की. सोशल एनवायरनमेंट में हमारी पब्लिक को हम शामिल करते हैं, हमारे जो आसपास का क्षेत्र है, वहाँ पर रहने वाले लोग हैं, उसको हम सोशल एनवायरनमेंट में शामिल करते हैं. ठीक है. तो सोशल एनवायरनमेंट क्या है, ये कह रहा है बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड्स वेरियस सोशल फोर्सेज सच एज कस्टम्स. यहाँ पर कस्टम ड्यूटी वाला कस्टम नहीं है, यहाँ कस्टम्स का मतलब है परंपराएं. बिलीव्स, लोगों का विश्वास, लिटरेसी रेट, लोगों का साक्षरता दर, एजुकेशनल लेवल से कितने पढ़े लिखे हैं, लाइफ स्टाइल, जीवन स्तर, वैल्यूज यानी उनकी जो मान्यताएं हैं उनके बारे में ये बात कर रहा है. तो सोशल ट्रेंड प्रेजेंट्स वेरियस अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स टू बिजनेस एंटरप्राइज. तो लोगों की इन चीज़ों में जैसे जैसे चेंज आता है, लोगों की सोच में, लोगों के कल्चर में, लोगों की पढ़ाई के स्तर में, लोगों की चॉइस में, ये सब चीज़ें जो आती हैं, चेंज आता है, वो हमारे बिजनेस के लिए भी अपॉर्चुनिटी या थ्रेट्स क्रिएट कर सकता है. फॉर एग्जांपल, ये कह रहा है द सेलिब्रेशन ऑफ दिवाली, ईद एंड क्रिसमस इन इंडिया प्रोवाइड फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज फॉर कन्फेक्शनरी मैन्युफैक्चरर, गारमेंट्स बिजनेस एंड मैनी अदर रिलेटेड बिजनेस. तो ये कह रहा था कि हमारा जो देश है वो त्योहारों का देश कहलाता है. हमारे देश में
हर महीने में 2-3 त्यौहार निकल के आ जाते हैं। अलग अलग धर्म के, अलग अलग जाति के कई हमारे त्यौहार हैं, लेकिन दीपावली हमारा हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार की बात कर रहा है। ईद है, वो सब मुसलमानों का या मुस्लिम्स का सबसे बड़ा त्यौहार है। तो इन त्योहारों के टाइम पे क्या है, जो कन्फेक्शनरी जो है, खाने पीने का आइटम है, कपड़ों की दुकानें हैं, इन सब चीज़ों की डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ती है। तो ये भी क्या है, एक तरह से हमारे कस्टम्स के, तो ये सोशल एनवायरनमेंट का इफेक्ट है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में क्या है, हम सारी टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा लगाता है पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो उसका भी इफेक्टिव बिजनेस के ऊपर पड़ता है। कैसे, ये कह रहा है, इट इंक्लूड्स फोर्सेज रिलेटेड टू साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट एंड इनोवेशंस which provides new ways of producing goods and services and new method and techniques of operating business. A businessman must closely monitor the technological changes taking place in the industry as it helps to facing competition and improving quality of the product. तो देखिए टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में क्या कह रहा है, जो साइंटिफिक डेवलपमेंट होते रहते हैं, लगातार नई नई मशीनें आ रही हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, इनोवेटिव आइडिया आ रहे हैं, इनोवेशन कर रहे हैं लोग प्रोडक्ट्स में, नए नए चेंज ला रहे हैं। तो वो सब क्या है, आपका टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का पार्ट है। तो अगर आप इसके साथ कंपटीशन में टिके रहना चाहते हैं या टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट रहते हैं, तभी आप मार्केट में टिके रहेंगे। अदरवाइज आपको टेक्नोलॉजी, दूसरे आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो बेटर टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आपसे बेटर प्रोडक्ट तैयार करेंगे और आपको कंपटीशन से बाहर कर देंगे। जैसे कह रहा है, डिमांड फॉर एलईडी स्मार्ट एचडी टीवीज इंस्टीड ऑफ एलसीडीज टीवीज, यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन वेरियस कंपनीज ईटीसी। अब देखिए ये कह रहा है कि एलईडी टीवी आई तो उसने एलसीडी टीवी को ख़त्म कर दिया। इसके बाद एलईडी के अलावा एचडी टीवी की डिमांड आ रही है तो वो एलईडी को ख़त्म कर रही है। तो जैसे जैसे नई नई टेक्नोलॉजी आती है, पुरानी टेक्नोलॉजी को ख़त्म कर देती है। तो अगर आप नई टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज नहीं करते हैं, तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में आप कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, तो ये पॉलिटिक्स हमारे देश का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और हमारे देश से ज़्यादा गंदी राजनीति शायद ही किसी देश में होती होगी। तो देखिए उसका जो पॉलिटिक्स होती है उसका क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे बिजनेस पर। तो वो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, इट इंक्लूड्स पॉलिटिकल कंडीशन सच एज जेंडर स्टेबिलिटी एंड पीस इन कंट्री एंड द एटीट्यूड ऑफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव होल्ड टुवर्ड बिजनेसेज। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बिल्ड्स कॉन्फिडेंस अमंग बिजनेस कम्युनिटी while political instability and bad laws and order situation may bring uncertainty in business activity। तो देखिए ये क्या कह रहा है, अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी यानी सरकार लंबे समय तक काम करती है तो उससे क्या है, देश में एक विश्वास बना रहता है। सरकार के द्वारा जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं उससे देश में विश्वास बना रहता है। देश के अंदर कितनी शांति है उसका भी होता है। अब देखिए हमारे देश में क्या है, हिंदू और मुस्लिम के दंगे कराए जाते रहते हैं जाति के नाम पे, आरक्षण के नाम पे। तो उससे क्या है, देश में शांति नहीं है, तो उसका भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है क्योंकि लोग इन चीज़ों में व्यस्त हो जाते हैं, उनका ध्यान अपने डेवलपमेंट की तरफ नहीं जा पाता, तो उससे बिजनेसेस को काफ़ी लॉस होता है। और ये कह रहा उल्टा हो, स्टेबल ना हो। और दूसरी चीज़, एक चीज़ और है कि जो गवर्नमेंट है जो काम कर रही है उसका बिजनेसमैन को लेकर क्या सोच है। तो अब देखिए ये कहा जाता है कि बीजेपी जो है वो व्यापारियों की पार्टी है, ये अडानी अंबानी इनको फ़ायदा पहुंचाती है, ऐसा कहा जाता है, आरोप लगते रहते हैं। तो हम ये मतलब इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि बीजेपी को व्यापारियों की पार्टी माना जाता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या है कि जो पार्टी सपोर्ट में होती है इंडस्ट्रीज के, बिजनेस के, तो उस देश में उस एक टाइम में जो बिजनेस होता है वो डेवलप करता है। लेकिन दूसरा हो कि जो बिजनेस के खिलाफ हो, एग्रीकल्चर फोकस्ड हो या दूसरी चीज़ों फोकस्ड हो, तो ऐसे केस में बिजनेस को नुकसान भी हो सकता है। जैसे देखिए एग्जांपल के लिए बोला इसने, बेंगलोर इज कॉल्ड एज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया ड्यू टू द फेवरेबल पॉलिटिकल कंडीशन प्रोवाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू द आईटी इंडस्ट्रीज। अब देखिए ये कह रहा है जो बेंगलोर है, देखिए आपके लिए एक क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, विच सिटी इज कॉल्ड द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर होगा आपका बेंगलुरु, कि बेंगलोर को इंडिया का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। और ये क्यों हुआ, क्योंकि वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है बेंगलोर की या कर्नाटका के, उसने उस क्षेत्र को या उस एरिया को इस सपोर्ट किया, जिससे वो वहाँ पे वो आईटी इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो पाई है। इसके बाद हम बात करें लीगल एनवायरनमेंट की, तो लीगल एनवायरनमेंट क्या है, ये कह रहा है इट इंक्लूड्स वेरियस लॉज लेजिस्लेशन
passed by the government administrative order, court judgment, decision of various commission and agencies at every level of the government center. State or local businessmen have to act according to various legislation and their knowledge is very necessary. For example, advertisement of alcoholic beverages is prohibited. यानी ये कह रहा है कि जो लीगल एनवायरनमेंट का मतलब है, जो हमारे देश के अंदर लॉ है या हमारे द्वारा संसद में जो कानून पास किए जाते हैं, जो विधान बनाए जाते हैं, जो लॉ बनाए गए हैं, जो कोड है, जो एथिकल कोड्स हैं, वो सभी क्या मिलके जो ऑर्डर पास किए जाते हैं टाइम टू टाइम गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के द्वारा, तो उन सबको बिजनेस को फॉलो करना पड़ता है। अगर इसके बिजनेस को फॉलो नहीं करेंगे तो बिजनेस करना आसान नहीं होगा। जैसे उन्होंने एक एग्जाम्पल के लिए बोला कि आप जो एल्कोहलिक प्रोडक्ट हैं उनका आप एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते। जैसे शराब है, तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, इनका आप एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते किसी भी तरह से, ठीक है, क्योंकि इसका ऐसा कानून है हमारे यहाँ पे। अब इसके बारे में हम बात करें इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया। देखिए यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसमें से थ्योरी भी पूछी जाती है आपकी, ठीक है। अभी तो हमने पूरे नॉर्मल चीज़ें पढ़ी कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट होता क्या है, एनवायरनमेंट में क्या क्या चीज़ें शामिल है, क्या इंपॉर्टेंस है। अब हम ये बात करेंगे कि इंडिया का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की क्या क्या चीज़ें हैं, उसके बारे में हमें डिस्कस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, एज पर द इकोनॉमिक प्लानिंग द गवर्नमेंट गेव लीड रोल to the public sector for the infrastructure industries, whereas the private sector was broadly given the responsibility of developing consumer goods industry. At the same time, the government imposed several restrictions, regulations and control on the working of private sector enterprises. India's experience with economic planning has delivered mixed results. In 1991, the economy faced a serious foreign exchange crisis, high government deficit, and a rising trend of prices despite bumper crops. As a part of economic reforms, the government of India announced new economic policy in July 1991 for taking out the country out of economic difficulty and for the development of the country. देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे यहाँ पे जो ज़्यादातर बिजनेस था वो पब्लिक सेक्टर यानी सरकारी कंपनियों के हाथ में था, और प्राइवेट कंपनियों को केवल इतना अधिकार दिया गया था कि जो कंज्यूमर गुड्स हैं या लोगों की ज़रूरत की गुड्स हैं, आप केवल वो प्रोडक्ट कर सकते हैं, बाकी सारी चीज़ें सरकार के हाथ में रहेंगी, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे ये स्कीम से क्या हुआ, हमारे देश की जो इकोनॉमी थी वो काफ़ी डाउन होती गई, हमारे करेंसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा डाउन होने लगी, क्योंकि हम बाहर से कुछ भी इंपोर्ट नहीं करते थे, जिसकी वजह से ना हमारे यहाँ प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया जा रहा था, तो उसकी वजह से क्या हमारी परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब थी और इकोनॉमी डेवलपमेंट नहीं हो रहा था। लेकिन वो कह रहा है कि 1991 में जुलाई, जिसमें हम कह सकते हैं जुलाई 1991 में हमारे देश में एक इकोनॉमिक रिफॉर्म्स या हम कह सकते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लॉन्च की गई, जिससे ताकि देश का डेवलपमेंट किया जा सके और देश को आगे ले आया जा सके और देश की जो करेंसी है उसको बेटर किया जा सके। तो देखिए कौन कौन से थे, इनमें क्या क्या इनके मेन फीचर्स थे। सबसे पहले ये कह रहा है रिड्यूस्ड नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज टू 6 अंडर कंपलसरी लाइसेंसिंग स्कीम। यानी पहले जैसा था कि पहले कंपनी चलाने के लिए काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस थे, लाइसेंस लेना पड़ता था। लेकिन 1991 में क्या किया गया कि केवल 6 एरियाज को छोड़ के या 6 मेन इंडस्ट्रीज को छोड़ के बाकी सबके लिए लाइसेंस लेना कंपलसरी नहीं रहा, ठीक है। केवल अब 6 ऐसी एरिया थे या 6 इंडस्ट्री ऐसी थी जिनमें अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। दूसरा क्या कह रहा है, द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर बाय लिमिटेड टू 4 इंडस्ट्रीज ऑफ स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस। यानी अब केवल पब्लिक सेक्टर को 4 इंडस्ट्रीज तक सीमित कर दिया, जो कि अब आगे और भी कम हो गया, मैं अभी बताऊँगा आपको, ठीक है। जिसमें ये क्या कह रहा है कि 4 इंडस्ट्रीज को केवल पब्लिक सेक्टर के लिए बचा लिया, बाकी सब चीज़ों को, सारी इंडस्ट्रीज को प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर दिया गया। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ये डिसइन्वेस्टमेंट वाज कैरिड आउट इन केस ऑफ मैनी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जब कोई
कंपनी, लेकिन हम यहाँ पे सरकार की बात कर रहे हैं, पब्लिक कंपनी की, तो हम यहाँ बात करेंगे गवर्नमेंट। तो जो गवर्नमेंट कंपनी थी उसमें गवर्नमेंट ने क्या किया, अपना शेयर कम कर दिया और उसको प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर दिया। यानी सरकारी कंपनियों में अब प्राइवेट कंपनी, जो प्राइवेट लोग हैं या प्राइवेट कंपनियां हैं, वो इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं। ठीक है, पहले ऐसा नहीं होता था। तो जब सरकार अपना शेयर कम कर लेती है कंपनियों में तो उसको हम कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। जब पैसा लगाया जाता है उसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट, और जब पैसा अपना शेयर कम कर लिया जाए, अपने शेयर किसी दूसरे को बेच दिए जाए, तो उसको क्या कहते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट, पॉलिसी टुवर्ड फॉरेन कैपिटल वाज लिबरलाइज्ड एंड इन मैनी सेक्टर 100% डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट वाज अलाउड। यानी पहले हम विदेशी पैसे को नहीं लेते थे, लेकिन अब क्या किया कि विदेशी सहायता, विदेशी पैसा, विदेशी कैपिटल, जो फॉरेन कैपिटल थी, उसको हमने अलाउ कर दिया और कई कंपनियों में 100% तक इन्वेस्टमेंट की अनुमति दे दी हमने विदेशियों को, जिसको हम FDI के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे क्या कह रहा है ये, आगे कह रहा है ऑटोमेटिक परमिशन बाय ग्रांटेड फॉर साइनिंग टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट विद फॉरेन कंपनीज। यानी इसमें क्या हुआ, अब परमिशन सबको दे दी गई, जिससे हम नई नई टेक्नोलॉजीज के लिए जो विदेशी कंपनियां हैं, विदेशी एजेंसी हैं, उनके साथ सौदा कर सकते हैं या एग्रीमेंट कर सकते हैं। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड FIPB वाज सेटअप टू प्रमोट एंड चैनलाइज फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। FIPB नाम से एक बोर्ड की स्थापना की गई। उसका काम क्या था कि विदेशी लोगों को हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक प्रॉपर चैनल तैयार करें और एक पॉलिसी भी बनाए इसके लिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हम विदेशी पैसा अपने इंडिया में ला सकें, जिससे देश में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी हो और आगे हमारी इकोनॉमी डेवलप हो जाए। तो ये क्या कह रहा है, मेन स्ट्रेटजीज क्या थी। तो देखिए मेन स्ट्रेटजी, ये पार्ट आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा हुआ है, इंडियन इकोनॉमिक वाले पार्ट में। पहली थी लिबरलाइजेशन, सेकंड थी प्राइवेटाइजेशन और थर्ड थी ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं LPG। तो LPG में क्या था, इसको और हम कर लेते हैं थोड़ा सा, अभी तो ये चैप्टर काफ़ी बचा है। तो देखिए इस वीडियो में आपके लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि अभी इसमें चैप्टर में काफ़ी कुछ बचा हुआ है, डिटेल में है, तो उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। इसमें अभी आपका डिमोनेटाइजेशन है, ठीक है, डिमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट भी है। इसके अलावा इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेज ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री, क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा, उसके बारे में भी काफ़ी कुछ आपको बताना है। तो इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ और आपके लिए दूसरी वीडियो जल्दी ही, पॉसिबल हुआ तो आज ही दूसरी वीडियो प्रोवाइड करा दूँगा। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक ज़रूर करें, कोई सजेशन हो कमेंट करें और दूसरों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, दैट्स इम्पॉर्टेंट फॉर मी।